आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है कि बैनामा करते समय यानी कि बैनामा रजिस्ट्री या विक्रय पत्र लिखते समय किन किन तथ्यों किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बैनामे में कैसे इनका उल्लेख करना चाहिए। तो आज क्रम वाइज हम समझेंगे कि बैनामे में किन किन तथ्यों किन किन बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है। तो साथियों बैनामा विक्रय पत्र रजिस्ट्री सेल डीड एक ही बात होती है। अब हम देखेंगे कि हम जब बैनामा कराने जाते हैं या विक्रय पत्र रजिस्ट्री सेल डीड कराने जाते हैं तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। उसमें आधार कार्ड यानी कि आईडी, इसमें विक्रेता क्रेता और 2 गवाहों की आईडी, जिसमें आधार कार्ड भी हो सकता है या अन्य कोई आईडी हो। उसके बाद 2 फोटो, प्रत्येक व्यक्ति की 2 फोटो विक्रेता की, 2 फोटो क्रेता की और 2 फोटो गवाहों की होनी चाहिए। अब पैन कार्ड, क्रेता और विक्रेता का पैन कार्ड होना चाहिए। सभी का मोबाइल नंबर यानी विक्रेता क्रेता और दोनों गवाहों के मोबाइल नंबर होने चाहिए। खतौनी, यदि कृषि से संबंधित बैनामा है तो खतौनी आवश्यक है। यदि कोई प्लाट है जिसकी खतौनी नहीं है तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए विक्रेता के पास। फिर उसके बाद खसरा और नक्शा, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इतनी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद हम मसविदाकर्ता अपने सलाहकार के पास जाएंगे। यदि आप खुद सक्षम हैं तो खुद बैनामा डीड बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बैनामा विक्रय पर रजिस्ट्री सेल डीड में किन किन बिंदुओं का उल्लेख होना चाहिए। नंबर 1, बिक्री। जो भूमि या आराजी जो क्रय विक्रय की जा रही है उसका विक्रय मूल्य कितना है वो अंकित होना चाहिए। नंबर 2, मालियत। डीएम सर्किल रेट के अनुसार उस भूमि या उस प्लाट की मालियत कितनी बनती है वो अंकित होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3, स्टाम्प ड्यूटी कितनी बन रही है। डीएम सर्किल रेट के अनुसार जो प्लाट या भूमि कृषि योग्य या आवासीय आप क्रय कर रहे हैं उसमें स्टैम्प कितना लगेगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद दर, डीएम सर्किल रेट ने उस क्षेत्र उस एरिया उस प्लाट उस खेत की दर क्या है वो अंकित की जाएगी। नंबर 5, जाति। बैनामा करते समय क्रेता विक्रेता की क्या जाति है उसका उल्लेख किया जाता है। नंबर 6, भूमि का प्रकार। भूमि किस प्रकार की है, कृषि योग्य है या आवासीय है, इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। नंबर 7, परगना। जिस भूमि का विक्रय या क्रय हो रहा है वो भूमि किस परगना के अंतर्गत आती है उस परगना का नाम लिखा जाना चाहिए। फिर नंबर 8 पे ग्राम का नाम। जो भूमि क्रय विक्रय की जा रही है वो भूमि किस ग्राम सभा की है उस ग्राम का नाम, उसका परगना, तहसील व जिला लिखा जाएगा। नंबर 9, संपत्ति का विवरण। संपत्ति का विवरण में जिस गाटे से या जिस प्लाट को आप क्रय कर रहे हैं उस प्लाट का सारा विवरण, यदि उसमें से कुछ अंश क्रय विक्रय किया जा रहा है तो उसका उल्लेख, यदि संपूर्ण अंश विक्रय हो रहा है तो उसका उल्लेख विधिवत किया जाना चाहिए। नंबर 10, मापन की इकाई। जो भूमि बेची जा रही खरीदी जा रही उसकी मापन की इकाई क्या है यानी नापने की इकाई क्या है। यदि वो कृषि योग्य है तो हेक्टेयर में, यदि आवासीय है तो वर्ग मीटर में लिखी जाएगी। फिर नंबर 11, क्षेत्रफल, हेक्टेयर वर्ग मीटर में। यदि कृषि योग्य भूमि है तो उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्शाया जाएगा, यदि आवासीय है तो स्क्वायर मीटर में दर्शाया जाएगा। नंबर 12 पर सड़क की स्थिति।
जो भूमि आप क्रय कर रहे हैं उस भूमि के आसपास कोई जनपदी मार्ग है, जो नज़दीकी जनपदी मार्ग है उससे उसकी दूरी दर्शाई जाती है कि सड़क की स्थिति क्या है। नंबर 13, प्रतिफल की धनराशि। प्रतिफल की धनराशि साथियों विक्रय राशि प्रतिफल की धनराशि होती है। इसका उल्लेख बयाननामे के अंदर भी किया जाता है। फिर नंबर 14 पे रेलवे स्टेशन की दूरी। जो भूमि आप क्रय कर रहे हैं उससे रेलवे स्टेशन की कितनी दूरी है वो अंकित की जाएगी। नंबर 15 पे चौहद्दी। जो भूमि बयाननामे में लिखी जा रही है उसकी चौहद्दी क्या है, चाहे वो आवासीय हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो यानी कि कृषि वाली भूमि हो, उसकी चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब होता है उसके चारों ओर क्या स्थित है वो दर्शाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है चौहद्दी। उसके बाद 16 में विक्रेता का नाम। विक्रेता का नाम उसकी प्रॉपर्टी में अंकित और उसके आईडी आधार कार्ड में जो अंकित हो उसके अनुसार लिखा जाता है। उसके पिता का नाम, उसका पता, जो भी उसकी आईडी आधार या प्रॉपर्टी में है उसके अनुसार दर्शाया जाता है। नंबर 17 पे क्रेता का नाम। क्रेता का नाम क्या है, उसकी आईडी के अनुसार, और उसका पता उसकी आईडी के अनुसार, उसके पिता का नाम आईडी के अनुसार दर्शाया जाता है। नंबर 18 पे संपत्ति का प्रकार। संपत्ति का यहाँ प्रकार का मतलब है कि जो विक्रेता है उसको भूमि कहाँ से प्राप्त हुई है। उसके दादा परदादा से प्राप्त हुई तो पैतृक भूमि है। यदि उसने कुछ अर्जित की है, स्वयं अर्जित की है, स्वयं बनाई है या स्वयं खरीदी है तो स्वयं की क्रय या स्वयं की बनाई प्रॉपर्टी कहा जाएगा। नंबर 19 पे वाद विवाद का वर्णन। जिस भूमि का विक्रय हो रहा है, जो भूमि आप खरीद रहे हैं, उसके संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन तो नहीं है। यदि है तो उसका उल्लेख, यदि नहीं है तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। नंबर 20 पे निर्माण। यदि कोई भूमि कृषि योग्य है तो उसमें कुआं, बोरिंग, पेड़ हैं कि नहीं ये दर्शाया जाएगा, या निर्माण है तो वो दर्शाया जाएगा। यदि आवासीय भूमि है तो उसमें कितना निर्माण है उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। फिर नंबर 21 पे आता है कब्जा की दशा। साथियों, जो प्रॉपर्टी बेची क्रय की जा रही है उस पे कब्जा विक्रेता का है कि नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नंबर 22 वारिसानों की आपत्ति। जो विक्रेता है वो अपने बयाननामे में इस बात का भी उल्लेख करेगा कि जो मैं बयाननामा कर रहा हूँ इसमें हमारे वारिसानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई हमारा वारिसान आपत्ति करता है तो उसे निराधार माना जाए। नंबर 23 पे है भुगतान का विवरण। जो भूमि क्रय की जा रही, जो भूमि विक्रय की जा रही है उसका भुगतान का विवरण क्या है। प्रतिफल किस प्रकार से अदा किया जा रहा है, चेक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से या नगद, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। नंबर 24 पे गवाह नंबर 1। गवाह नंबर 1 उसकी आईडी के अनुसार उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। नंबर 25 में गवाह नंबर 2 का भी नाम, पिता का नाम और उसका पता उसकी आईडी के अनुसार और उसका मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाएगा। तो साथियों, ये हमारे बयाननामा, रजिस्ट्री, विक्रय पत्र, सेल डीड लिखते समय ये 25 पॉइंट बहुत ही अहम महत्व रखते हैं। यदि आपको किसी बयाननामे की जांच करनी है तो इन बिंदुओं को आप पढ़ लीजिए। यदि ये बिंदु का उल्लेख है बयाननामे में तो आपका बयाननामा बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो साथियों, आज हमने देखा कि बयाननामा, विक्रय पत्र, रजिस्ट्री, सेल डीड में किन किन बिंदुओं, किन किन तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे।
तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।